आज हम चैप्टर 3 जो कि क्या है, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता, ठीक है। 11th RPSC हिंदी मीडियम, तत्वों का वर्गीकरण व आवर्तिता। कि फर्स्ट क्लास और फर्स्ट लेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो इसमें क्या क्या बताया गया है कि तत्वों का वर्गीकरण है, ठीक है, कि तत्वों को हम कैसे वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। अब इसमें से कुछ पार्ट आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़कर आए हैं। जैसे जब आप तत्वों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें पहला जो आपने नियम पढ़ा हुआ है, कुछ नियम पढ़े हैं। जैसे पहला था कौन सा, डॉब्राइनर का त्रिक नियम, ठीक है। ये क्या कहता है कि डॉब्राइनर एक वैज्ञानिक था, उसने क्या बताया, उसने ना 3 तत्वों के समूह बनाए, ठीक है। जैसे उसने लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया, ये 3 तत्वों का समूह बना लिया। इसको त्रिक का मतलब है 3 तत्वों के समूह बना लिए, ठीक है। अब उसने इन सबके परमाणु भारों को जोड़ा, मतलब इसमें उसने जो त्रिक जो बनाया उसमें जो प्रथम है और जो अंतिम है उन तत्वों के परमाणु भारों को जोड़कर उसका क्या निकाल लिया, औसत निकाल लिया। यानी उसने लिथियम और पोटेशियम इन दोनों के परमाणु भार लिए और उसका क्या निकाला, औसत निकाला। समझ में आ रहा है। सबसे पहले डॉब्राइनर ने क्या किया, त्रिक नियम का मतलब 3 तत्वों के समूह बनाए, ठीक है। फिर इन सबका, इनके परमाणु भारों का औसत निकाला या माध्य निकाला, ठीक है। तो अब आप देखिए, जब आप इसका माध्य निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा। लिथियम का कितना है, 7 है, इसका 23 है, और इसका कितना है, पोटेशियम का 19, ठीक है। 19 नहीं 39। पोटेशियम का कितना होता है, 19 तो 19 तो इसका परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु भार, ये क्या चीजें हैं, परमाणु भार, ठीक है। तो अब आप देखो, लिथियम का हो गया 7, इसका हो गया 39 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया, 23। तो जो औसत निकाला वो औसत क्या था, यानी कि जो त्रिक बनाए उस त्रिक में प्रथम और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत जो निकाला वो क्या था, वो मध्य के परमाणु भार के बराबर था। ये कहता है डॉब्राइनर का त्रिक नियम, ठीक है। समझ में आया। ठीक इसी तरीके से उसने और भी त्रिक बनाए थे, जैसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम का बनाया, ठीक है। इसमें भी उसने ऐसा ही करा। देखिए इसका कितना था, 40 है परमाणु भार, इसका 88 है, इसका 137 है। प्रथम और अंतिम को जोड़ा, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2, कितना हो गया, 7, 7, 1/2, यानी 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16.5, यानी 88.5, लगभग इसके बराबर आ गया, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से उसने बहुत सारे त्रिक, तो उसने तत्वों को इस तरीके से कहा, ठीक है, इसके बारे में बताया। उसके बाद लेकिन ये जो त्रिक नियम था ये कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि त्रिक जो है वो कुछ ही जो त्रिक बने थे उसमें प्रथम और अंतिम तत्व के परमाणु भार का जो औसत निकाल रहे थे, और वो औसत जो निकल कर आ रहा था वो बीच के परमाणु से मिल रहा था, लेकिन ये कुछ ही तत्वों के लिए लग रहा था, ये कुछ ही तत्वों पर ये नियम लागू हो रहा था, इसलिए इसे हटा दिया गया। इसके बाद दूसरा नियम कौन सा आया, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम सबको पता है क्या कहता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था संगीत के आधार पर था, कि जिस तरीके से जो इसमें क्या किया गया, इसमें भी तत्वों को परमाणु भार के बढ़ती क्रम के हिसाब से लगाया गया, और इसमें कहा गया कि जो प्रथम तत्व है, प्रथम तत्व के गुण आठवें
8वें तत्व के गुण से मिलते हैं, 8वें तत्व के गुणों से मिलते हैं, गुणों से मिलते हैं, ठीक है, गुणों से मिलते हैं। मतलब प्रत्येक तत्व के जो प्रत्येक तत्व है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये स्वर होते हैं, सबको पता है। ये पहला सारे गामा पा धा नी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सा दोबारा से कब आया, 8वें पर आया। तो पहले के गुण किससे मिल रहे हैं, 8वें से। अब यदि आगे वाला आप इस सारे गामा पा धा नी सब आगे जो आएगा वो फिर आएगा रे, तो दूसरे के गुण किससे मिल रहे हैं, 9वें से। इनमें भी कितने का, यानी पहले तत्व के गुण 8वें से, दूसरे के 9वें से, तीसरे के 10वें से, इस तरीके से मिल रहे हैं। तो तत्वों की जो पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब पुनरावृत्ति का मतलब ये जो पहला तत्व है और ये जो 8वां तत्व होगा, इनके गुणधर्म 1 से होंगे, जो दूसरा तत्व है, जो 9वां तत्व है, उसके गुणधर्म 1 से होंगे। ये नियम बताया गया, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद कौन सा नियम आया, तीसरा नियम आया लोदर-मेयर का परमाणविक आयतन का नियम, आयतन का नियम, लोदर-मेयर का परमाणविक आयतन का नियम, ठीक है। ये क्या कहता है, इसने एक कर्व खींचा, किस में, एक तरफ तो ले लिया परमाणु के आयतन, ठीक है, एक तरफ तो क्या ले लिए, परमाणु के आयतन ले लिए, और दूसरी तरफ परमाणु के भार ले लिए, ठीक है। तो जब उसने भार लिखे, आयतन लिखे, ठीक है, इनके पीछे कर्व खींचा, तो उसने लिखा कि कर्व जो है वो इस तरीके का आता है। मतलब ये सिर्फ ये जो शुरू के नियम है सिर्फ आपको समझने हैं। तो उसने देखा कि जो ऊपर तत्व है, जैसे आप ऐसे मान के चल रहा, इस तरीके से आया कर्व, तो ये जो सबसे ऊपर सबसे ऊपर जो तत्व है उनके गुण एक जैसे हैं, जो बीच में है उनके गुण एक जैसे हैं, और जो नीचे है उनके गुण एक जैसे हैं। लेकिन ये नियम भी कोई बहुत ज्यादा नियम नहीं चला। इसके बाद कौन सा नियम आया, इसके बाद जो नियम आया जिसे हम आज भी काम में लेते हैं वो कौन सा है, दैट इज मेंडलीव का नियम, ठीक है। अब आप देखिए मेंडलीव का नियम क्या कहता है। मतलब मेंडलीव एक रशियन वैज्ञानिक था, ठीक है। उसने क्या किया, उसने तत्वों को अरेंज किया। जब मेंडलीव ने जो नियम दिया था उस टाइम तक लगभग 65 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो क्या हुआ कि मेंडलीव ने एक टेबल बनाई, एक सारणी बनाई। वो सारणी कैसी थी, उस सारणी में उसने कैसे डिवाइड किया, उसने उसको विभक्त किया इस तरीके से। तो ये जो लाइनें हैं, जो इस तरीके की लाइनें हैं, इनको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखाएं कहते हैं इनको। कौन सी वाली, ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये क्षैतिज रेखाएं है, ठीक है। क्षैतिज रेखाओं को कहा गया आवर्त, ठीक है, क्लियर। और ये जो रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं हैं, इन्हें कहा गया, जो कैसी हैं, खड़ी रेखाएं हैं, इन्हें कहा गया, जो खड़ी रेखाएं हैं इन्हें कहा गया समूह या ग्रुप, ठीक है। इस तरीके से उसने जो टेबल बनाया, जो उसने सारणी बनाई, तो उसने ये जो क्षैतिज रेखाएं बनाई, कितनी बनाई, 7 बनाई। 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से 7 उसने रेखाएं क्षैतिज बनाई, ठीक है। और जो समूह बनाए वो कितने बनाए, 9 बनाए, 9। मान लीजिए पहला है, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां,
और 8वां और 9वां। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। सबसे पहले उसने तत्वों को अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए उसने एक सारणी बनाई जिसमें क्षैतिज रेखाएं जो थी वो 7 बनाई। तो क्षैतिज रेखाएं कितनी थी? 7 थी। और ये कितनी थी? खड़ी रेखाएं जो वर्टिकल लाइंस हैं वो थी 9, जिन्हें क्या कहा गया? ग्रुप कहा गया। जिन्हें ग्रुप कहा गया या समूह कहा गया। ठीक है, अब जो 7 जो, तो इसका मतलब आवर्त कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, तो कौन कौन से आवर्त है? देखिए, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5वां, 6ठा और 7वां आवर्त। ठीक, पहले आवर्त जो था वो कैसा था? सबसे छोटा था। पहला आवर्त सबसे छोटा था। ठीक है, पहले में कितने तत्व आ रहे हैं? यदि हम तत्वों को देखें, पहले में 2 तत्व आ रहे हैं, दूसरे में 8 तत्व आ रहे हैं, तीसरे में भी 8 तत्व आ रहे हैं, चौथे में 18 आ रहे हैं, 5वें में 18 आ रहे हैं, छठे में 32 आ रहे हैं और 7वां जो है वो कैसा है? अपूर्ण है। यदि हम तत्वों की बात करें तो समझ में आ रहा है? तो जो मेंडेलीव ने जो सारणी बनाई उसमें पहले आवर्त में 2, जो कि सबसे सूक्ष्म, ये आवर्त कैसा हो गया? इसमें 2 ही तत्व आ रहे हैं। इसका मतलब ये सूक्ष्मतम आवर्त हो गया, सूक्ष्मतम। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? और सबसे बड़ा कौन सा आवर्त हो गया? ये, क्योंकि इसमें 32 तत्व है तो ये सबसे बड़ा वाला हो गया, दीर्घतम। हम ऐसे कह सकते हैं, दीर्घतम। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यहां तक हुआ। फिर उसके बाद उसने क्या किया? ठीक है, उसने ये आवर्त सारणी बना ली। ठीक है, अब उसने जो प्रत्येक खड़ी रेखा थी, जो प्रत्येक समूह था, इसको फिर से 2 भागों में बांट दिया। ऐसे 2 2 2 2 2 2। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? तो उसने क्या किया? इन सबको 2 भागों में बांट दिया। कहां तक की को? 7 तक की को 2 भागों में बांट दिया। पहले समूह को 2 भागों में बांटा, इसको 2 भागों में, 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 इसको, यानी 7 को बांट दिया। तो कितने हो गए? 14 समूह हो गए ना? क्लियर? समझ में आ रहा है? और जो 8वां समूह था उसको उसने कितने भागों में बांटा? 3 में। देखो, 1 1 2 3। 8वें समूह को उसने कितने में बांटा? 3 में। और एक लास्ट का नवा ग्रुप है ही। तो कितने हो गए टोटल? यानी समूह टोटल कितने हो गए? 18 समूह हो गए। समझ में आ रहा है? क्लियर? 18 समूह हो गए। ये उसने आवर्त सारणी बनाई। ठीक है, इस तरीके से उसने एक ही ग्रुप में, एक ही समूह में ऐसे तत्वों को रखा जिनके गुण जो है वो समान है। यानी मेंडेलीव ने जो प्रयत्न किया था वो आज तक जब भी हम आवर्त सारणी के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पहले मेंडेलीव के आवर्त सारणी को पढ़ाया जाता है। और आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसके अधिकतम गुण ये सब मेंडेलीव की आवर्त सारणी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें आपको देखो कि एक ग्रुप में जो है वो समान प्रकार के तत्व रखे गए। ठीक है, और फर्स्ट ए से 7th ए तक, मतलब अब जैसे ये जो इसने 2 भागों में बांटे ना, 2 भागों में बांटे, तो एक को ए का, एक को बी का, फिर दूसरे को ए का, इसको बी का, इस तरीके से। तो फर्स्ट ए से 7th ए तक के तत्वों को क्या कहा गया? प्रसामान्य तत्व कहा गया, प्रसामान्य तत्व। और फर्स्ट ए से 7th बी तक के तत्वों को क्या कहा गया? संक्रमण धातुएं कहा गया, संक्रमण धातुएं कहा गया। ठीक है, संक्रमण धातुएं कहा गया। अब जो मेंडेलीव है इसने जो आवर्त सारणी में तत्वों को रखा तो इसने एक नियम दिया। इसका नियम क्या था? इसका नियम था कि जो तत्व है वो कैसे है। इसने कहा था, मेंडेलीव ने क्या कहा था कि जो तत्वों के गुण हैं, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के
आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी सबसे पहले तो उसने आवर्त सारणी में जिन तत्वों को लगाया वो कैसे लगाया, बढ़ते परमाणु भारों के अनुसार, बढ़ते परमाणु भारों के अनुसार तत्वों को, मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के अनुसार व्यवस्थित किया। सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है, बढ़ते हुए परमाणु भार पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से, ठीक है। और उसने कहा कि तत्वों के जो गुण हैं वो उनके परमाणु भारों के कैसे होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। ये उसने बता दिया, क्लियर। अब क्या हुआ, लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में काफी सारी कमियां थी। समझ में आ रहा है, काफी सारी कमियां थी। कौन कौन सी कमियां थी कि अभी हमने कहा कि एक वर्ग में आने वाले सभी तत्वों के गुण लगभग एक जैसे हैं, लेकिन बहुत से समूह में विभिन्न गुणों वाले तत्व भी थे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ये किस बारे में नहीं बता पाया, ये हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन को हम कहाँ रखें। जो हाइड्रोजन समूह है, मतलब हाइड्रोजन जो तत्व है उसको हम कहाँ पर रखें। आज भी हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है, क्योंकि ठीक है। तो एक तो हाइड्रोजन के बारे में नहीं बता पाया, दूसरा एक ही तत्वों में, एक ही समूह में, एक समूह में विभिन्न प्रकार के तत्व रखे हुए, विभिन्न गुणों वाले तत्व रखे हुए हैं, विभिन्न गुणों वाले तत्व रखे हुए हैं। ये इस चीज को भी नहीं समझा पाया, ठीक है। और जैसे अभी कहा कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के अनुसार व्यवस्थित किया, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा था कि बढ़ा हुआ परमाणु भार तो यहाँ है और घटता हुआ यहाँ है, तो इस चीज को भी नहीं समझा पाया, ठीक है। तो ये कमियां हो गई। तो इसके बाद एक दूसरा वैज्ञानिक आया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, जो है मोज़ले, ठीक है, जिसने कौन सी दी, मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। मोज़ले की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसे हम आज काम में लेते हैं, मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने तत्वों को कैसे अरेंज किया, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसके आधार पर अरेंज किया, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया, आधार पर व्यवस्थित किया, ठीक है। यानी उसने परमाणु भार भी देखा कि किसका परमाणु कौन भारी है कौन हल्का है, उसने परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी तत्व का जो प्रोटॉन नंबर है, जो प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही परमाणु क्रमांक होता है। तो उस आधार पर उसने व्यवस्थित किया, ठीक है। और उसने एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं कि तत्वों के जो गुण हैं वो उनके किस चीज के आवर्ती फलन होंगे, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे, क्योंकि उसने तत्वों को कैसे अरेंज किया है, परमाणु क्रमांक के हिसाब से अरेंज किया है। तो परमाणु तत्वों के गुण क्या कहता है कि तत्वों के जो गुण है उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब कि यदि हम किसी वर्ग में, किसी समूह में, जिसे हम समूह कह रहे हैं, जिसे हम वर्ग कह रहे हैं, कि किसी वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं या किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं, तो जो तत्वों के गुण बढ़ते हैं या घटते हैं, या तो तत्व के गुण बढ़ेंगे या तत्व के गुण घटेंगे, ठीक है। तो वो किस बात पर निर्भर करेंगे, वो किससे नियंत्रित होंगे, परमाणु क्रमांक से। परमाणु क्रमांक यदि बढ़ रहा है तो हो सकता है तत्वों के जो गुण है वो बढ़े, या फिर हो सकता है वो घटे, ठीक है। तो अब हम मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी को डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप इसको पढ़ेंगे, काफी कुछ आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। थैंक यू।